सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हमने जो है पहले पूर्व की वीडियोज़ में हमने देखा कि किस प्रकार से प्रोसेस अकाउंट तैयार करते हैं, किस प्रकार से उनका वैल्यूएशन किया जाता है। आज जो है इसके अगले स्टेप के रूप में हम ये देखेंगे कि नॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है और उसका ट्रीटमेंट हम किस प्रकार से करेंगे, उसकी से संबंधित प्रविष्टियाँ किस प्रकार से की जाएगी, ये इस प्रश्न की सहायता से हम देखेंगे। प्रत्येक व्यापार में एक सामान्य इकाइयाँ होती है और उन सामान्य इकाइयों का एक निश्चित अगली प्रक्रिया में जैसे ही माल जाता है एक निश्चित प्रतिशत की दर से वेस्टेज होना अनिवार्य है। वो प्रतिशत विभिन्न प्रकार के उसी कैटेगरी के अलग अलग उद्योगों के औसत के आधार पर या उसी इंडस्ट्रीज़ के कई वर्षों के अनुभवों के आधार पर एक निश्चित प्रतिशत की राशि स्टैंडर्ड फिक्स कर ली जाती है और वही स्टैंडर्ड फिक्स की गई राशि हमारा सामान्य क्षय कहलाएगी। ये सामान्य क्षय जो है वो एक प्रक्रिया का सामान्य भाग है जिसमें उस प्रक्रिया का क्षय होना आवश्यक माना जाता है। यदि उससे अधिक इकाइयों का क्षय होगा तो वो एबनॉर्मल वेस्टेज कहलाएगा, असामान्य क्षय कहलाएगा। उस असामान्य क्षय को निकालने के पश्चात हमें देखेंगे कि किन कारणों से जो है वो असामान्य क्षय हुआ, उसके लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं और क्या उनको आगामी वर्षों में ठीक किया जा सकता है क्या, जिससे कि हम असामान्य क्षय की राशि को कम से कम कर सकें। तो उसको और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात यह है कि सामान्य क्षय का वैल्यूएशन जब हम करेंगे तो सामान्य क्षय की कॉस्ट को हम जो है वो सामान्य इकाइयों पर इन्फ्लेट कर सकते हैं, सामान्य इकाइयों पर बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि असामान्य क्षय होता है और असामान्य क्षय की लागत को बाकी की इकाइयों पर यदि हम इन्फ्लेट करें, बाकी की इकाइयों पर हम लगाएं, तो ऐसी स्थिति में जो है वो सामान्य जो इकाइयों की कॉस्ट बढ़ जाएगी और सामान्य कॉम्पिटिटिव मार्केट होने के कारण हमको उससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसी के आधार पर सेलिंग प्राइस डिसाइड होगी और उसी के आधार पर यदि हम सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं तो उससे हमको हानि होने की संभावना है। तो हम जो है इस प्रश्न में ये देखेंगे कि यदि हमारा लॉस एबनॉर्मल लॉस है तो उसकी कॉस्ट को हम सामान्य इकाइयों पर नहीं आने दें, उसी के आधार पर ही हम इसका मूल्यांकन करेंगे। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित सूचनाओं से प्रति इकाई लागत और असामान्य क्षय की लागत ज्ञात कीजिए तथा प्रक्रिया खाता बनाइए। और इस प्रश्न में दिया हुआ है कि इनपुट ऑफ द मटेरियल जो है वो 2400 इकाइयाँ हैं, 6 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से। आउटपुट है 2120 इकाइयाँ हैं। डायरेक्ट लेबर है 9600 और फैक्ट्री ओवरहेड है 11220 इकाइयाँ। सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप है 50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से। नॉर्मल लॉस है 10% ऑफ इनपुट। प्रोसेस अकाउंट तैयार करेंगे। प्रोसेस अकाउंट जो है जैसे ही तैयार होगा तो अपन खर्चे लेते हैं। सबसे पहले लेंगे हम इनपुट है 2400 इकाइयों का है, 6 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से है, 4400 है। और उसके बाद में डायरेक्ट लेबर है 9600 का खर्चा है। फैक्ट्री ओवरहेड है 11220 है। नॉर्मल लॉस 10% हो गया। 10% का मतलब 240 इकाइयाँ, 2400 का 240 इकाइयाँ हमारा नॉर्मल लॉस होगा। और नॉर्मल लॉस के संबंध में ये प्रश्न में बताया हुआ है कि 50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से स्क्रैप की राशि प्राप्त होगी 120 रुपये। एबनॉर्मल लॉस जो है वो एबनॉर्मल लॉस और नेक्स्ट प्रोसेस में हस्तांतरित की जाने वाली राशि उसका की कॉस्टिंग करेंगे हम। कॉस्टिंग करने के लिए नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट निकाला जाएगा। नॉर्मल कॉस्ट आ रही है 35, टोटल कॉस्ट यदि हम करें तो टोटल कॉस्ट आ रही है 35,220। उस 35,220 में से माइनस कर देंगे 120 नॉर्मल लॉस, सेल ऑफ नॉर्मल लॉस, उसको अपन माइनस कर देंगे। और इकाइयां हैं 2400, उसमें से 240 इकाइयों को माइनस कर देंगे नॉर्मल लॉस की इकाइयां, तो उसकी कॉस्टिंग करेंगे तो 16 रुपये 25 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से हमारी नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट होगी। अब हम देखते हैं कि प्रश्न में टोटल जो इनपुट इकाइयाँ हैं 2400 है और वास्तव में जो आउटपुट है वो 11200, वास्तव में जो आउटपुट हो रहा है हमारा वो 2120 इकाइयों का हो रहा है। इसका मतलब है कि डिफरेंस अमाउंट जो है नॉर्मल लॉस को घटाने के पश्चात वो डिफरेंस है
मतलब 2400 में से माइनस करेंगे हम 240 इकाइयाँ जो कि नॉर्मल लॉस है, और फिर उसके पश्चात उसमें से माइनस करेंगे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 2120 इकाइयाँ। तो इस प्रकार से अपन निष्कर्ष निकालें तो 40 इकाइयों का जो है वो हम नेक्स्ट प्रोसेस में हम हस्तांतरित कर दें। 40 इकाइयाँ हमारी एबनॉर्मल लॉस होगी, उस एबनॉर्मल लॉस को का भी वैल्यूएशन उसी हिसाब से कर दिया जाएगा। प्रति इकाई कॉस्ट आई है 16 रुपये 25 पैसे इंटू 40, 640 रुपये हमारा नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस होगा। उसी तरह से 16 रुपये 25 पैसे इंटू 2120 रुपये, तो ये आ गई 34,450 रुपये। ये हमारी नेक्स्ट प्रोसेस में हस्तांतरित की जाने वाली राशि का वैल्यूएशन होगा। तो इस प्रकार से इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि वैल्यूएशन जो किया जाएगा एबनॉर्मल लॉस का, वो उसका एबनॉर्मल लॉस की हानि का भार जो सामान्य इकाइयां हैं उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे और इस चीज़ को ध्यान में रख के ही हम उसका वैल्यूएशन करेंगे और उसके आधार पर ही हम ये करेंगे। प्रविष्टियों की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले नॉर्मल लॉस की एंट्री होगी, नॉर्मल लॉस अकाउंट दिया टू प्रोसेस अकाउंट, तो ये आ जाएगी 240 इकाइयों के हिसाब से। 240 जो है इकाइयाँ हैं 50 पैसे के हिसाब से, वो 120 रुपये इससे प्राप्त हो रही है, और उसको फिर प्राप्त कर लेंगे कैश अकाउंट दिया टू नॉर्मल लॉस अकाउंट, और ये नॉर्मल लॉस जो है हमारा वो इसमें बराबर हो जाएगा क्योंकि नॉर्मल प्रक्रिया का भाग है। एबनॉर्मल लॉस की जो एंट्री होगी वो होगी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट दिया टू प्रोसेस अकाउंट, तो प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाई एबनॉर्मल लॉस, और इससे जो राशि होने वाली जो है वो एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन है वो 640 इकाइयों का है। फिर इस एबनॉर्मल लॉस की जो 40 इकाइयों हैं उसको बेचने से भी 50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से राशि प्राप्त होगी। तो 50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से 20 रुपये की राशि हमको इसमें प्राप्त हो रही है, और शेष बची हुई राशि 650 माइनस 20 630 रुपये हम जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। 630 रुपये हम ट्रांसफ़र कर देंगे जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया तो एबनॉर्मल लॉस 630 रुपये की राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। तो ये हमारा नॉर्मल लॉस से संबंधित एंट्री होगी और एबनॉर्मल लॉस से संबंधित एंट्री होगी। यदि हम अकाउंट बनाते हैं तो नॉर्मल लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में आ जाएगा प्रोसेस अकाउंट 120 रुपये और बाई कैश 120 रुपये, नॉर्मल लॉस अकाउंट क्लोज हो जाएगा। एबनॉर्मल लॉस यदि अकाउंट बनाते हैं तो टू प्रोसेस अकाउंट 650 रुपये, बाई कैश 20 रुपये की राशि प्राप्त होगी, और शेष बची हुई हानि को कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हस्तांतरित कर दिया जाएगा, वो अमाउंट होगी 630 रुपये। तो इसके आधार पर इसी प्रकार से हम ये नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट करेंगे, और इसी ट्रीटमेंट के आधार पर हम आगे के क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिक जानकारी थी कि किस प्रकार से हम एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट करते हैं और किस प्रकार से उस एबनॉर्मल लॉस से होने वाली हानि को सामान्य इकाइयों पर नहीं डालते, और इसी के आधार पर ही हम जो है वो आगे के क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।